नमस्ते, मैं जयप्रकाश, डायरेक्टर ऑफ बालाजी नर्सिंग अकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि पता है कि अभी नॉर्थ सेट का एक पेपर हुआ है जो दिल्ली एम्स ने कंडक्ट किया, जो 11 सितंबर को पेपर हुआ था और 26 सितंबर को जिसका रिजल्ट आया था। जिस रिजल्ट में बालाजी नर्सिंग अकेडमी ने अपने पहले ही साल में सफलताओं की झड़ी लगा दी। सफलताओं की झड़ी बोले तो अपने एक ही पहले बैच में 45 स्टूडेंटों में से 25 का सिलेक्शन देने वाली मात्र एक ऐसी अकेडमी चंडीगढ़ में जिसने 50% रिजल्ट दिया है। तो उसी दौरान मैं उस सफल कैंडिडेट से मिलवाना चाहूँगा जो हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पे, तो उनसे मिलवाना चाहूँगा और उसके बाद में उनका तिलक लगा के और माला पहना के स्वागत करेंगे। उसके बाद में चर्चा करेंगे कि उनकी सफलता का राज क्या है या मूल मंत्र क्या है। अदिति, आप अपना परिचय दें स्टूडेंट को। Hello, good morning everyone. I'm Aditi Singh, All India Ranker 260, NOSET 2022. And talking about myself, I live in Kharad, Punjab, and I'm basically from Himachal Pradesh. Okay. And I have completed my BSc Nursing from Sister Nivedita Government Nursing College, IGMC Shimla. And I can proudly say today that I'm the student of Balaji Nursing Academy, Chandigarh, because whatever the time I have invested in preparing on this platform, in learning on this platform, it has really helped me a lot in achieving my goal. And my goal was already set from the last in the last 4th year of the college कि मुझे गवर्नमेंट जॉब का ही प्रिपरेशन करना है। तो फिर इसीलिए मैंने अपना जो गोल था उसको सेम रखा और आई जस्ट नीडेड अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे मुझे एक डायरेक्शन मिल सके, जहाँ पे मैं प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकूँ। तो फिर अदिति, आपने जो बालाजी नर्सिंग अकेडमी कब ज्वाइन करी थी, कौन से बैच में ज्वाइन करी थी? मैंने अपना जैसे 4th ईयर अपना दिसंबर 2021 में पास किया था, तो जनवरी में हमें रिलीविंग मिल गई थी कॉलेज से। तो आई ज्वाइंड ऑन 17th ऑफ जनवरी 2022, इसी ईयर में मैंने ज्वाइन करा था। तो आपने 7 से 8 महीने में इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करी कि ऑल इंडिया रैंक आपकी 260 थी और यूआर में आपकी रैंक थी 93 रैंक थी। तो आप इस सफलता का राज बताओगे कि इतने कम समय में और आपने ऐसी सफलता कैसे प्राप्त की? बाकी बच्चे बोलते हैं नॉर्थ सेट सबसे टफ एग्जाम है, उसको क्लियर करना मतलब बहुत हार्ड बात मानी जाती है और आपने 6 से 7 महीने में ये क्लियर कर ली। आपका पहला अटेम्प्ट था या दूसरा अटेम्प्ट था? नहीं, मेरा पहला ही अटेम्प्ट। आपने पहले ही अटेम्प्ट में इतनी सफलता प्राप्त करी, तो इसका राज क्या है? कैसे, क्या पढ़ाई करते थे, क्या स्पेशल पढ़ाई करते थे, क्या आपकी दिनचर्या थी पढ़ाई के लिए? वो बच्चे पूछना चाहते हैं आपसे उस चीज़ के बारे में। अगर एक सीक्रेट तो जस्ट कंसिस्टेंसी है। एक वर्ड में अगर मैं बोलना चाहूँगी, कंसिस्टेंसी और आपका जो फोकस है वो मेन मैटर करता है। जब भी हमने कोई भी एक गोल सेट कर लिया है तो हमें जस्ट उसके ऊपर वर्क करना होता है। और लाइक आई ऑलरेडी सेट कि मेरा गोल जो था वो लास्ट ईयर में ही सेट हो गया था कि आई डोंट हैव टू डू एनी प्राइवेट जॉब, मैं गवर्नमेंट के लिए ही प्रिपरेशन करूँगी। सरकारी नौकरी करनी है, चाहे 1 साल लग जाए चाहे 2 साल लग जाए, और ऊपर से यू नीड सपोर्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स, सबसे बड़ी बात होती है। तो मैंने उन्हें कहा था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब भी करनी है, तो उन्होंने भी कहा था कि ठीक है जैसा करना है वैसा कर लेना। और मैंने उन्हें कहा था कि कोचिंग ही मैं ज्वाइन करूँगी जनवरी से, जैसे ही मैं घर आऊँगी। तो फिर मैंने आते ही इमीडिएटली कोचिंग स्टार्ट कर ली थी। और अगर मैं अपने स्केड्यूल की बात करूँ तो मतलब इतना टाइट स्केड्यूल जो था वो नहीं था मेरा, क्योंकि अगर मैं पर्सनली अपनी बात करती हूँ तो मैं इतने टाइट स्केड्यूल में नहीं पढ़ पाती हूँ, ना ही मैं कॉलेज में कभी इतना पढ़ती थी। और टाइम मिल गया जब आपको पढ़ लिया। स्टार्टिंग की अगर बात करें तो स्टार्टिंग में इतना रेगुलर स्केड्यूल जो था वो नहीं था। जब मन करता था तब मैं पढ़ लेती थी। क्योंकि क्लास वगैरह आपकी कंटिन्यू लगती थी कोचिंग में? हाँ जी बिल्कुल, क्लास जो थी वो कंटिन्यू 4 to 5 आवर्स की क्लास जो थी वो स्टार्टिंग में हुआ करती थी। स्टार्टिंग में जैसे लेस नंबर ऑफ आवर्स मैंने दिए हैं यहाँ पे अपनी स्टडी को, उसी टाइम पे मैं घर पे भी थोड़ा बहुत टाइम जो था वो डिवोट कर देती थी। जैसे दिन का जो पढ़ाया था वो शाम को जाके पढ़ लेना, इससे ज़्यादा मैंने और कुछ नहीं करा था लाइक स्टार्टिंग के मंथ्स में। लेकिन जैसे जैसे फरवरी मार्च में नॉर्थ से 2022 का डेट आ गया था, फिर उसके बाद एक थोड़ा ऐसे होने लग जाता है कि हाँ अब पढ़ना पड़ेगा, अब टाइम नज़दीक आ रहा है। तो फिर उस टाइम से मैं बोलती हूँ कि मैंने सीरियसली एक प्रिपरेशन जो था वो अपना स्टार्ट किया था। जैसे आपको पता था कि नॉर्थ से की डेट फिक्स थी
11 सितंबर को नॉर्थ साइड का पेपर होना है, तो इसके एक महीने पहले आपका क्या शेड्यूल था पढ़ने का, या रेगुलर वाला ही शेड्यूल था कि कोई चेंज किया स्पेशल उसमें? नहीं, रेगुलर वाला तो फिर नहीं फॉलो हो पाता है लास्ट के 1 मंथ की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि इतना प्रेशर होता है पूरे 4 साल का सिलेबस अगर आपको एक ही मंथ में रिवाइज करना है, तो उसके लिए यू नीड कि आपके पिछले जितने भी महीने से आप पढ़ रहे हो वो आप कंसिस्टेंटली पढ़ो उस चीज़ को, ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में रहे, और लास्ट के 1 मंथ में आप जस्ट रिवाइज करो उन चीज़ों को। फिर लास्ट के 1 मंथ में जो टाइम जो हम देते हैं, डिवोट करते हैं स्टडीज़ को, वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। लाइक स्टार्टिंग में मैंने कहा कि 4 to 5 आवर्स पर डे काफ़ी था इतना, या फिर 8 to 9 फिर इंक्रीज़ होता गया। लेकिन बाद में अगर हम बात करते हैं 1 मंथ पहले की, 15 डेज़ पहले की, तो 10 to 12 आवर्स जो थे वो आराम से पता ही नहीं चलता था टाइम का कब हो जा रहा है। तो फिर इस तरह से मैंने अपना इस दरमियान जो आपका लास्ट मंथ था, इसमें आप MCQ निकालते थे या थ्योरी पढ़ते थे, क्या करते थे आप इसमें? मैंने ज़्यादा स्टार्टिंग का जो टाइम था, स्टार्टिंग का जो टाइम था वो मैंने दिया था MCQs को। मैंने लाइक टेस्ट सीरीज़ जो थी वो ऑनलाइन ज्वाइन की थी, बाकी बुक्स वगैरह रेफ़र की थी। और इसके अलावा लास्ट का अगर मैं 1 वीक की बात करती हूँ तो मैंने MCQ वगैरह करना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे लगता था कि थ्योरी पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर लेना चाहिए, क्योंकि उसी थ्योरेटिकल पोर्शन से ही क्वेश्चंस आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं वो हमें मिलते नहीं हैं। जैसे सपोज़ हम MCQs जो हैं वो प्रैक्टिस हम इसीलिए करते हैं ताकि हमें थोड़ा टाइमिंग का पता लग सके कि हम कितने MCQs कितने टाइम में कर पा रहे हैं। प्लस मोस्ट सबसे बड़ी बात होती है नेगेटिव हमारे कितने हैं। तो उससे जस्ट मुझे ये पता लगा था कि मेरे कितने क्वेश्चन जब मैं अटेम्प्ट करती हूँ तो मेरे कितने नेगेटिव हो जाते हैं। तो इनसे मुझे हेल्प मिली थी कि मुझे टाइम मैनेजमेंट का वो पता रहता था कि मुझे एग्जाम में कितने क्वेश्चंस करने हैं और मेरे कितने नेगेटिव जाते ही जाते हैं। तो उस अकॉर्डिंग फिर मार्क्स को कैलकुलेट करके वो एक MCQs हेल्प देते हैं। अदरवाइज अगर जिसका थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसने बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ी है, वो MCQ को मैं बोलती हूँ अगर वो टच भी नहीं करेगा वो फिर भी रैंक ला सकता है मेरे अकॉर्डिंग। अच्छी रैंक ला सकता है मतलब आपके। तो आप ये जो सफलता मिली आपको नॉर्थ साइड 2022 में, इसकी सफलता का श्रेय किसको देना चाहोगे? माता पिता को तो ऑफकोर्स देना चाहूँगा। मैं भी आपके माता पिता को नमन करता हूँ हाथ जोड़ के कि आपने इतनी अच्छी संतान क्योंकि परवरिश की है, और जो इतने कम समय में सफलता प्राप्त की है उसने। बाकी सोच भी नहीं सकते कि आप मतलब 5 से 6 महीने में सेंट्रल गवर्नमेंट में नर्सिंग ऑफिसर बनना बहुत बड़ी बात है, जो आपने एक अटेम्प्ट में पहली बार में वो सफलता प्राप्त की। तो अदिति, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कोई बुक वगैरह और एक्स्ट्रा जो क्लास के नोट्स होते थे या क्लास में जो भी पढ़ाते थे, उसके अलावा कोई स्पेशल बुक या टेस्ट सीरीज कुछ अदर चीज़ आप रेफर करते थे? मुझे ऐसा लगता है कि जो क्लास के नोट्स होते हैं ना वो सफिशिएंट होते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग से ज्वाइन करा है बैच और अगर आप लास्ट तक पढ़ रहे हैं तो वो वाले थ्योरी जो है वो सफिशिएंट है। लेकिन उसके अलावा अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैंने MCQs के लिए मैंने PR यादव, सॉन्डर्स और मॉस्पीज के मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस किए थे, और इसके अलावा मैंने थोड़ी बहुत जो थ्योरी थी वो मैंने सॉन्डर्स से भी पढ़ी थी। तो मैं सॉन्डर्स, और अगर मेरे को 2 बुक्स के नाम लेने हो तो मैं PR यादव और सॉन्डर्स को मैं सही मानती हूँ इसके लिए। PR यादव और सॉन्डर्स को फॉलो करते थे। ओके, तो आप ये बता देते हैं, आप क्लास में जब क्लास टेस्ट होते थे या प्री नॉट से जब टेस्ट होते थे, उसमें आपका मतलब कौन सा रैंक चलता था, या एवरेज आते थे या हाई थे, कैसे थे आप उसमें? नहीं, क्लास टेस्ट में तो मैं एवरेज ही बोलूँगी, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव्स हो जाते थे। और क्लास टेस्ट में मैं हाई वगैरह में हाई नहीं था, ऑब्वियसली एवरेज और मीडियम स्कोर ही रहता था, क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल के चले जाते थे, हाई लेवल के क्वेश्चंस होते थे। तो क्लास में तो रिस्पॉन्स मैं बोलूँगी मेरा एवरेज टू मीडियम रिस्पॉन्स ही था। आपको एक कॉन्फिडेंस कब आ गया था कि हाँ मैं अब नॉर्थ साइड 2022 क्रैक कर सकती हूँ? कॉन्फिडेंस की अगर मैं बात करूँ तो मुझे स्टार्टिंग से, मैंने कभी भी, एक बात होती है पॉजिटिविटी की, मुझे स्टार्टिंग से हमेशा यही था कि मुझे करना है और हो जाएगा। क्योंकि मेरे साथ भी और मेरे कलीग्स की अगर मैं बात करूँ तो वो भी मोटिवेट करते थे कि हाँ हो जाएगा। ऊपर से मेरे सीनियर्स हैं, हमारे IGMC के सीनियर्स हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करा था। तो फिर मैं ऐसे थी कि हाँ हो जाएगा। और नेगेटिव जो थी मैं एंड तक नहीं हुई थी। एंग्जाइटी ऑब्वियसली होती है लास्ट के 1 मंथ में, 15 डेज में, 1 वीक में एंग्जाइटी लेवल इंक्रीज होता है, लेकिन मैंने कभी भी एंग्जाइटी को कैसे मैनेज करते थे आप? जो एग्जाम की एंग्जाइटी थी 1 महीने पहले की, उसको कैसे मैनेज करते थे? एंग्जाइटी को मैनेज करने के लिए मैं मतलब सॉन्ग्स वगैरह सुन लेती थी, जो भी मेरे कुछ फेवरेट्स हुआ करते थे मैं वो सुन लेती थी। बाकी इसके अलावा डाइट पे ज़्यादा ध्यान देना, और कुछ अपने नियर वन से बात कर लेना जो कि आपको लगता है कि आपको एक टाइम पे मोटिवेट कर सकते हैं, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, या फिर अपने टीचर्स से बात कर लेना, उनसे
पूछ लेना कि हाँ सर कैसे हमें करना है, इस टाइम पे एंग्जाइटी हो रही है तो क्या करना चाहिए। तो वो सर जो थे वो बहुत अच्छे से गाइड करते थे इस चीज़ के लिए, तो मैं सच में उन्हें थैंक्स बोलना चाहूँगी। मेनली जो हमारे पीडियाट्रिक्स और ओबीजी वाले सर हैं वो हमेशा क्लास में ऐसे होते थे कि सिलेक्शन तो सबका होना ही है, बस आपको उसके लिए पढ़ना है। तो वो मेन एक होता है कि जब आपको क्लास में रेगुलरली किसी से मोटिवेशन मिलता है तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस लेवल वो आपका बूस्ट अप हो जाता है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि लोग कोचिंग जो है वो ज्वाइन करते हैं। बिकॉज अगर हम कोचिंग का कंट्रीब्यूशन की बात करें तो हमें जैसे कोचिंग हमने ज्वाइन की थी तो हमें कहा था कि 2% जो है वो कोचिंग का होता है, 98% स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। सेल्फ स्टडी सबसे बेटर होते हैं क्योंकि कोचिंग एक आपको रास्ता बता सकती है, पढ़ना बच्चे को ही पड़ेगा। बच्चों की रात की मेहनत ही है, सक्सेस के पीछे बच्चों की रात की मेहनत की पढ़ाई है कि वो रात में जाग कर पढ़ाई करते हैं। बस कोचिंग का ये है कि एक डायरेक्शन दे देती है आपको, एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए वो आपको बताती है। बिल्कुल, तो फिर ऐसा ही था कि मैं मानती हूँ कि हाँ कोचिंग से बहुत कुछ गेन करा है, पर एक सबसे बड़ी बात होती है कि कॉन्फिडेंस आपको जो देते हैं, आपको बताते हैं कि हाँ ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको थोड़ा कम ध्यान दो, इन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। तो बस वो एक सुपरफिशियल अगर चीज़ की बात करें कि कोचिंग जो है वो एक स्टूडेंट क्यों ज्वाइन करता है, तो थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए तो हम करते ही हैं कि हमें अच्छे से पता लग जाता है। हमारे डाउट सेशंस जो है 1-to-1 डाउट सेशंस चलते हैं ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस में। लेकिन इसके साथ साथ एक मोटिवेशन वाला जो एक पार्ट होता है जो बहुत ज़रूरी होता है एक एस्पिरेंट के लिए, वो कोचिंग से बहुत अच्छे से मिला है मुझे, इसके लिए मैं थैंक्स करना चाहूँगी। ओके, बालाजी में ज्वाइन करने के बाद यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लगा? क्लास टीचर के एक ही सब्जेक्ट का एक टीचर है या अलग अलग टीचर है, आपको कैसा एनवायरनमेंट लगा है ज्वाइन करने के बाद में? टॉकिंग अबाउट द एनवायरनमेंट वाज क्वाइट कोलैबोरेटिव। सब एक दूसरे से जैसे डिस्कशन वाली क्लासेस हम बोल सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो फियरलेसली टीचर से पूछ रहे हैं, किसी पे इतना वो नहीं है, लाइक एक बैरियर नहीं है कि आपको सिर्फ इतनी चीज़ें ही पूछनी है, आप इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकते। आपको जब जो पूछने का मन हो आप पूछ सकते हैं। और ऊपर से अगर जैसे 40-50 का बैच होता है तो इतने ज़्यादा सारे ब्रेन्स होते हैं और सब अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं, तो फिर वो चीज़ जो है वो बहुत हेल्प करती है हमें बूस्टअप करने के लिए भी कि उन्हें हमसे बहुत ज़्यादा आता है और हमें कितना पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें सबको खुद का पता होता है खुद कितना कोई इंसान पानी में है। तो फिर वो उस चीज़ का हमें पता होता है, तो वो जो हमारे साथ के कलीग्स होते हैं वो एक अच्छा इन्वायरमेंट उस टाइम पे हमें प्रोवाइड करते हैं। हमें पता लगता है कि हमने किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी है। और बाकी फैकल्टी की अगर बात करते हैं तो टीचर्स जो हैं वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से हमारी हेल्प की है। जिस भी टाइम पे चाहे हमें क्लास में कोई डाउट हो या फिर उन्होंने हमें कहा था कि मैसेज वगैरह ड्रॉप कर दिया करें, कॉल कर दिया करो जब भी कोई डाउट होता है। तो ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं रही है डाउट्स के कि ना क्लियर हुए हों। डाउट्स जो हैं वो हमेशा क्लियर होते थे। ऐसा हो जाता था कभी कभी कि कोई बिजी होता है तो उस वजह से कोई 2-3 घंटे में रिप्लाई आए, अदरवाइज रिप्लाई आपको आता था? हाँ, रिप्लाई 2 घंटे में आया, 3 घंटे में आपको रिप्लाई आता था। ओके, अब आप सक्सेस हो गए हो, आपका कोई फेवरेट टीचर है जो कोचिंग में, जो आपका फेवरेट टीचर है? फेवरेट टीचर पीडियाट्रिक वाले सर, जो पीडियाट्रिक और ओबीजी वाले सर हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगी। और एक कम्युनिटी वाले सर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है हमें। और मैं उनके जो पीडियाट्रिक्स और ओबीजी का कंटेंट की अगर मैं बात करूँ तो वो मोर देन सफिशिएंट मानती हूँ मैं इस चीज़ को कि वो सबसे अच्छा। डाटा वगैरह करेक्ट होते थे? डाटा वगैरह एक बार रिव्यू करते थे कोई बुक में? हाँ सर, ओबीजी के लिए हैरिसन्स फॉलो करते थे और वो बाकी उसके लिए पीघई फॉलो करते थे। तो वो सर उस टाइम पे भी जब भी मैं जाती थी सर उसको खोल के ही देख रहे होते थे कोई डाउट्स जो हैं, और अगर हमें कोई डाउट होता तो सर उसी टाइम हमें रिसेंट डाटा जो था वो वहाँ से प्रोवाइड करते थे। सर का कोई फेवरेट डायलॉग याद है जो सर मतलब बार बार में क्लास में रिपीट करते थे? कि कम्युनिटी वाले सर का डायलॉग हुआ करता था, वो हमेशा जब भी आते थे तो वैसे बोलते थे 6/60 कि 6 महीने मेहनत कर लो तो 60 साल नौकरी के 60 साल जो हैं वो आपके सेफ हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ 6 महीने पढ़ना है। 6 महीने अगर 6 महीने अपने आप को देने हैं, सिर्फ 6 महीने अच्छे से पढ़ लेंगे तो 60 ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब आपके सक्सेसफुल हो जाएंगे। ओके, इस बीच में आपकी ट्रॉफी आ गई, एक खूबसूरत सी ट्रॉफी आई है आपके लिए। थैंक यू सर। ये आपके लिए खूबसूरत ट्रॉफी है। ये जब भी आप इसको देखोगे तो बालाजी की याद आएगी आपको। थैंक यू, बिल्कुल सर। और ये आपकी ट्रॉफी जब शादी हो जाए आपकी तब वहाँ पे भी लेके जाना, तो वहाँ पे भी याद रहेगी कि इसने इतनी रैंक में इनका सिलेक्शन हुआ था। थैंक यू सो मच। अब आप सक्सेस हो गए हो तो आपका फेवरेट एम्स कौन सा है? मेरा एम्स ऋषिकेश है। मैंने वही प्रेफरेंस अपनी जो है फर्स्ट फिल की है, तो मैं ऋषिकेश जाना चाहती हूँ। ऋषिकेश आप जाना चाहते हो? आपने चंडीगढ़ में इतने दिन रहे हो,
चंडीगढ़ छोड़ने का गम नहीं होगा? आप ऋषिकेश जाओगे अब ज्वाइन करने के लिए, तो कोई गम नहीं होगा उसका? नहीं, चंडीगढ़ छोड़ने का गम तो हर किसी को होता है पर शिमला जैसे मैं गई थी पहले 4 साल, मैंने शिमला से अपनी डिग्री कंप्लीट की है और अब लाइक इतना नहीं होता है, बट स्टिल मैं चाहती हूँ कि एक बार PGIMER जो है वो अगर उसका एग्ज़ाम निकले PGIMER का, तो मैं उसको देना चाहूँगी और उसमें मैं चाहती हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो, क्योंकि वो हम भी भगवान से अरदास करते हैं कि आपका ड्रीम जॉब जो PGIM ड्रीम जॉब मान रहे हो वो आपको मिले, आप अच्छी मेहनत करो, आगे बढ़ते रहो। मैं अब नेक्स्ट मैं आपसे बच्चे पूछना चाहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी है या ऑफलाइन ठीक है? मेरे अकॉर्डिंग ऑफलाइन ऑब्वियसली बेटर स्टडी होती है। अगर हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो ऑनलाइन में क्या होता है कि लाइव सेशंस होते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस भी होती हैं। तो ऐसा होता है कि जब भी लाइव सेशंस चल रहे होते हैं तो एक ही बार में बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो मैसेज करते हैं और वो फिर उनका रिप्लाई जो है वो साथ में नहीं हो पाता है, प्लस डाउट सेशंस भी 1-to-1 नहीं हो पाते हैं उस टाइम पे। और अगर हम उसी टाइम पे ऑफलाइन की बात करें तो जैसे मैंने पहले ही बोला है 1-to-1 डाउट सेशंस चलते हैं, जो आपको प्रॉब्लम हो आप उसी टाइम पे पूछ लो, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। और मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि ऑनलाइन बिल्कुल ही बेकार है, आपको नहीं ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज अगर कोई स्टूडेंट है उनके आसपास नहीं है ऑफलाइन कोचिंग कोई अच्छी वाली, तो वो ऑनलाइन ही ज्वाइन करते हैं। मेरे खुद के फ्रेंड्स ने जो है वो ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करके मुझसे भी अच्छा रैंक जो है वो लिया है। तो उनको भी मैं कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा कि उनका सिलेक्शन नॉर्थ 2022 में हुआ। बिल्कुल, उनका ऑनलाइन से ही हुआ है, बट अगर मैं प्रेफरेंस की बात करूं, अपनी प्रेफरेंस की, मेरे अकॉर्डिंग जो है वो ऑफलाइन कोचिंग ही ऑफलाइन कोचिंग बेस्ट है। बिल्कुल बेस्ट है। ओके, तो आप ये कोई मोटिवेशनल बोलना चाहोगे? मोटिवेशन तो बस यही है कि जितना भी जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी जैसा आप कर रहे हो, उस पर ट्रस्ट करो, अपने गॉड पे ट्रस्ट करो, सबसे पहली बात है। और अपना जो जब भी आपको ऐसा होता है कि नहीं मुझे नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग अपने पेरेंट्स का एक चेहरा एक याद कर लेना चाहिए कि जो आपको इतना पढ़ाने के लिए आपको पैसा दे रहे हैं और आपको टाइम भी दे रहे हैं। अदरवाइज़ क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स या हमारा भी ऐसा माइंडसेट होता है कि डिग्री हो गई है तो जॉब के लिए जाओ, जॉब करो। तो अगर आपको वैसा कोई प्रेशर घर से नहीं मिल रहा है तो यू शुड रिस्पेक्ट दैट, और आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। बस जितना सुबह पढ़ा है उतना शाम को एक बार रिवाइज कर लोगे, 6 महीने में कोई नहीं सिलेक्शन को रोक सकता मेरे अकॉर्डिंग। आपके हिसाब से 5 से 6 महीने बहुत है सिलेक्शन के लिए। अगर कंटिन्यू बंदा 5 से 6 महीने पढ़ाई करे तो आराम से सिलेक्शन ले सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल मतलब कि बुक्स में ही बुक वॉर्म्स की तरह हो जाना है, क्योंकि मैं खुद कभी बुक वॉर्म नहीं थी। और मैं ऐसा होता था कि जब भी मन करा पढ़ने का पढ़ लिया, सोने का मन करा सो जाओ, घूमने का मन कर रहा है दोस्तों के साथ घूमने जाओ। कि मैं भी ट्रिप्स पे गई हूँ, मैंने भी आउट ऑफ स्टेशन मैंने ट्रिप्स किए हैं, और मैंने भी काफ़ी मैं घूमी फिरी हूँ इस टाइम में। ऐसा नहीं है कि मैंने अपना सारा फोकस ही अपना सब कुछ ही अपनी स्टडीज़ को दे दिया था। अगर मैं लास्ट 1 मंथ की बात करती हूँ तो वो मैं कहती हूँ कि मैं घर से बाहर नहीं निकली थी, क्योंकि वो एक टाइम पे वो प्रेशर होता है कि आपको क्लियर करना है। तो उस टाइम पे अगर आप बाहर भी जाते हैं तभी भी दिमाग में जब वही चीज़ चलना कि हो जाएगा कि नहीं होगा, तो इससे अच्छा है कि घर पे आराम से बैठ के अपने माइंड को शांत करो, रिलैक्स करो, घूम फिर लो अपने आसपास ही, और फिर दोबारा से स्टडीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करो। जैसा कि आपने आदित्य बताया कि आप हिमाचल से बिलोंग करते हैं। हिमाचल में मोस्ट ऑफ क्या होता है, बच्चे जब 4th ईयर हो जाते हैं उसके बाद में प्राइवेट सेटिंग्स में चले जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं। उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? हाँ, बिल्कुल ऐसी बात है कि मेनली हिमाचल में ही नहीं कि कोई भी कॉलेज अगर होता है तो उसमें बच्चे ऐसे होते हैं कि हमारी डिग्री कंप्लीट हो गई, अब हमें जॉब करनी है। हमारे कॉलेज से अपने नियरेस्ट हिमाचल आता है, हरियाणा आता है, पंजाब आता है। मोस्ट ऑफ देखते हैं तो वो हॉस्पिटल सेटिंग की तरफ चले जाते हैं। हमारे कॉलेज ने भी प्लेसमेंट्स दी थी, ऑब्वियसली अपोलो में दी थी। तो हमारी क्लास के भी कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो गए थे वहाँ पे। वो उनका खुद का मुझे लगता है इंटरेस्ट होते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं कि एक बार ऐसे होता है कि हाँ जॉब करनी है। फिर वहाँ जाके पता चलता है कि प्राइवेट में कितना ज़्यादा वर्कलोड है, प्रेशर है, और जो अमाउंट आपको मिलता है एट द एंड ऑफ द मंथ वो उतना नहीं होता है। हाँ, वो उतना सफिशिएंट नहीं होता है। तो फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी छोड़ी हैं जॉब्स अपनी, और कुछ जो है वहीं पे काम कर रहे हैं। तो वो मुझे लगता है उनके पर्सनल इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि बाकी उनके पास बाकी मोटिवेशन की अगर मैं बात कहूँ तो मोटिवेट करना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट। क्या बोलना चाहोगे उनके लिए? कुछ बोलना चाहोगे अपने जूनियर सीनियर के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो अभी पास आउट होने वाले हैं, जो अभी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? सबसे पहले तो मेरे जूनियर्स जो हैं वो जो अभी जस्ट पास आउट होने ही वाले हैं इसी ईयर में 1 to 2 वो आपको देखेंगे वीडियो, आपके भी देखेंगे। बिल्कुल, तो मैं उनको जस्ट यही बोलना चाहूँगी कि एक ऐसे कॉलेज टाइम से हमारा एक रिदम बना होता है पढ़ने का कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, हमने अभी भी रिसेंटली एग्जाम्स दिए हैं, तो दिमाग में वो चीज़ें होती हैं। तो उन चीज़ों को अगर हम सही तरह से सही वे में चैनलाइज करेंगे कि हम जैसे ही वहाँ से निकले हमने कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली, चलो कोचिंग नहीं भी ज्वाइन कर ली, सेल्फ स्टडी खुद से पढ़ लो, चीज़ें अच्छे से बुक्स पढ़ लो, तो वो वाली चीज़ें जो है वो बेनिफिशियल होंगी उनके लिए फॉर श्योर। अगर वो जॉब में चले जाते हैं तो जॉब में अगर वो ऐसा बोलते हैं कि हाँ ठीक है हम प्राइवेट जॉब के साथ साथ पढ़ाई कर लेंगे,
पर प्राइवेट जॉब का सब जानते हैं, नर्सिंग में इतना प्रेशर होता है कि नहीं पढ़ा जाता है। तो उनके लिए यही है कि कुछ टाइम जो है एटलीस्ट एक 1 ईयर जो है वो खुद को देना चाहिए। एटलीस्ट 1 ईयर अगर आप खुद को दे देंगे तो खुद में भी कॉन्फिडेंस आता है कि मैं इतना कर सकती हूँ। अगर फर्स्ट ईयर में कोई बात नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक नहीं आया है, कोई बात नहीं, आपको इतना हो जाता है कि मेरा एटलीस्ट इतना आया, तो नेक्स्ट में मैं और कितनी मेहनत की ज़रूरत है मुझे कि मुझे और अच्छा रैंक चाहिए। तो फिर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए उन्हें एक ट्राई जो है वो देना चाहिए। जो आपने इस नोट सेट दिया था, इसमें कुछ ऐसी मिस्टेक करी थी जो आपने जूनियरों को या सीनियर को बताना चाहोगे कि जो मैंने मिस्टेक कर दी वो आप नहीं करोगे वो मिस्टेक है? मिस्टेक मेरी ये थी कि जब भी मैं घर पे TNC की टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन की थी इस टाइम पे ऑनलाइन, तो जब वो मैं करती थी घर पे, तो घर पे एक ऐसा माहौल होता है कि वो 1.5 घंटे में ही 3 घंटे का पेपर खत्म हो जाता था। और फिर उसमें क्वेश्चंस कितने 160-170 क्वेश्चंस के अराउंड में वहाँ पे अटेम्प्ट करती थी। और मुझे फिर ऐसा लगता था कि मैं अपनी फ्रेंड से भी यही बात करती थी कि यार मेरा तो पेपर ही 1.5 घंटे में हो जाता है, मैं पेपर में जब मैं दूंगी नोट सेट तो मैं बाकी 1.5 घंटा में क्या करूँगी, मुझे समझ नहीं आता। और फिर यही चीज़ जो थी, अगर मैं नोट सेट की बात करती हूँ तो नोट सेट में टाइम जैसी मैं घर पे हुआ करती थी तो मैं फर्स्ट 50 क्वेश्चंस मतलब 20 मिनट्स में कर देती थी। लेकिन वहाँ पे अगर नोट सेट की मैं बात करूँ, जब मैं बैठी थी सामने कंप्यूटर की स्क्रीन थी, तो पहली बार नोट सेट दिया था, पहली बार ऑनलाइन एग्जाम दिया था, पहली बार CBT था, तो फिर उस टाइम पे ऐसे होता है कि टाइम का सच में बिल्कुल पता नहीं चलता। और फर्स्ट पहले के आधे घंटे में मेरे सिर्फ 15 से 20 क्वेश्चंस हुए थे और ऊपर से वो कैलकुलेट करना पड़ता है टाइम को वहाँ पे कि कितने मिनट्स में आ रहा है। तो वो चीज़ है कि उस टाइम पे भी ऐसा था, मैंने पहले इतना सोच के जाते हैं कि हाँ मैं मार्क फॉर रिव्यू तो करूँगी ही नहीं, मुझे जो आएगा मैं करेक्ट कर दूँगी, जो नहीं आएगा उसको छोड़ दूँगी। लेकिन मुझे पेपर के टाइम पे ऐसा था कि मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मार्क फॉर रिव्यू में डाले थे उस टाइम पे। और टाइम का मैनेजमेंट जो है वो पहले ही कर लेना चाहिए हमें। और मतलब एग्ज़ाम के टाइम पे एक अलग से एंग्जाइटी होता है, अलग से स्ट्रेस होता है। ऐसा बोलते हैं कि लास्ट के 10 मिनट में अपना पेन पेपर सब कुछ साइड पे रख के बैठ जाओ, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि लास्ट के 10 मिनट में जो भी क्वेश्चंस आप करते हैं वो गलत ही होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव जाते हैं वो क्वेश्चंस, क्योंकि हमारे में स्ट्रेस ऐसा होता है। लेकिन मैं अगर खुद की बात करूँ तो मैंने लास्ट के 1 सेकेंड में भी मैंने आंसर वहाँ पे करा है, और मुझे नहीं पता कि वो सही होगा कि गलत होगा, पर मैं यही कहना चाहूँगी कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छे से करना है एग्ज़ाम का। और बाकी ज़्यादा एंग्जाइटी नहीं लेनी है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है एग्ज़ाम के टाइम पे, क्योंकि जैसे मैं बोलूँ हमारे सर कह देते कि अगर आप एंग्जाइटी या स्ट्रेस जो है वो नहीं लेते हैं तो वो चीज़ आपके 2 से 3 क्वेश्चंस वो ठीक कर देती है जो आपके रैंक को ऊपर लेके जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चन रैंक बूस्ट करने के लिए बहुत होते हैं वही। तो फिर उसी टाइम पे एंग्जाइटी स्ट्रेस जो है वो नहीं लेना है ज़्यादा, और ऐसा सोचना है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन और किसी को भी नहीं आ रहा होगा। तो मैंने ये वाली चीज़ तो मैंने सोची थी कि मेरे लिए अगर पेपर टफ है तो बाकियों के लिए भी पेपर टफ होगा, तो उसी माइंडसेट से मैंने एग्ज़ाम दिया था अपना। बालाजी के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? बालाजी नर्सिंग एकेडमी के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये वाले प्लेटफॉर्म पे मुझे एक लर्न करने का मुझे एक डायरेक्शन मिला है कि कैसे एग्ज़ाम देना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या थ्योरी पार्ट हमें फॉलो करना है। क्योंकि हमें नहीं पता होता ऑब्वियसली 4 साल के बाद 4 साल कॉलेज से निकलने के बाद हमें नहीं पता होता कि हमने क्या पढ़ना है, क्या हमारे लिए ज़रूरी है। तो उस टाइम पे मैंने ज्वाइन करा था BNA, तो वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। मैं सच में कह रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है, और मैंने सर की बातों को ही फॉलो करा है, उनके नोट्स ही फॉलो करे हैं, और मुझे लगता है कि वो सफिशिएंट नोट्स थे। क्योंकि मैं खुद बताती हूँ, मैंने यूट्यूब से लेक्चर्स देखे थे, मैंने खुद ऑनलाइन वाली जो क्लासेस थी वो देखी थी, क्योंकि मुझे लगता है एक स्टूडेंट का होता है कि यहाँ से भी पढ़ना है, वहाँ से भी पढ़ना है, उन्होंने ज़्यादा तो नहीं पढ़ा दिया या हमें कम तो नहीं पढ़ा रहे हैं। पर जब आप एग्ज़ाम देकर आते हो तो आपको ऐसा लगता है कि जो आपकी कॉपी में लिखा है ना, अगर आप उसी को अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसी में से सब हो जाएगा। अगर आप इधर उधर का फालतू करेंगे तो फिर वही आपके दिमाग में वो चीज़ें उस टाइम पे रिटेन रहती हैं, और वो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस को गलत करवा सकती हैं। मतलब आपको जो कोचिंग पढ़ा था वो सफिशिएंट है आपको? सफिशिएंट, एग्जैक्टली, सिलेक्शन के लिए। तो आप अब नर्सिंग ऑफिसर बन गए हो, आप एम्स ज्वाइन करने वाले हो, तो अपने दोस्तों के लिए, अपनी समाज के लिए, बालाजी के लिए क्या करना चाहते हो? बालाजी करना चाहोगे आप? सबसे पहले तो जो बालाजी नर्सिंग एकेडमी के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, ऑब्वियसली मैं उनको मोटिवेशन के अलावा तो और कुछ भी नहीं दे सकती हूँ। और बाकी मैं उन्हें गाइड कर सकती हूँ, एक डायरेक्शन दे सकती हूँ कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या करना है। मेरे साथ के कलीग्स हैं वो भी जिनके बहुत अच्छे रैंक्स आए हैं, वो भी अपने जूनियर्स को जस्ट एक मोटिवेट ही कर सकते हैं। हम किसी के दिमाग में कोई चीज़ नहीं डाल सकते हैं, जस्ट आप उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं एकेडमी के लिए तो आई एम ऑलवेज रेडी। समाज के लिए मेरा हमेशा से यही है कि
जो भी अपना कोई भी किसी भी इंसान का जो भी इनकम होता है उसका मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग मैंने 10 वंश जिसको बोलते हैं कि 10% जो है वो हमें डोनेट करना चाहिए। तो एक दान जो होता है वो मेरे अकॉर्डिंग बहुत बड़ी, दान करोगे, गरीब आदमी को करो या जो भी ज़रूरतमंद है, कहीं अगर आपको लग रहा है कि किसी चीज़ की किसी को ज़रूरत है तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे हम कुछ भी % जो है वो हम कर रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं 10 वंश को मुझे मेरे क्लोज वन ने बताया था कि ये चीज़ हमें करनी चाहिए। और मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे स्पिरिचुअल चीज़ों में भी सुना है कि जब हम ऐसा करते हैं तो वो हमारी इनकम को और इंक्रीज़ करता है और हमें एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन, एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग देता है। तो अदिति, अब थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, आपकी फैमिली में कोई और गवर्नमेंट कर्मचारी था या सरकारी नौकर कोई और था? नहीं, मेरे ग्रैंडफादर थे और उनकी तो डेथ हो गई थी, तो उसके बाद तो कोई भी नहीं। आपके फादर भी नहीं थे? नहीं। तो फादर भी नहीं है, ब्रदर भी नहीं है। सबसे पहले आप नर्सिंग ऑफिसर, जो भी सरकारी नर्सिंग ऑफिसर बने एम्स के अंदर, तो तब कैसा फील हुआ? मतलब रिश्तेदारों को पता लगा था आपके को, तो पापा को बताया था, मम्मी को बताया था, दोस्तों को बताया था, कैसा लगा था आपको उस टाइम? रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन था? रिश्तेदार सबसे पहले पेरेंट्स का तो वो ऑब्वियसली बहुत खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, एक सिक्योरिटी होती है 50-60 साल के लिए कि ठीक है गवर्नमेंट जॉब है। वो हमेशा से ऐसे होते थे कि गवर्नमेंट मिल जाए तो उससे बेस्ट और कुछ भी नहीं है। और बाकी अगर रिलेटिव्स की बात करूँ तो रिलेटिव्स भी ऑब्वियसली बहुत खुश थे कि हाँ ठीक है घर पे कोई तो है जो गवर्नमेंट जॉब में है, और बाकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। फोन आए थे आपको? फोन पे फोन आए थे। तो उस दिन आप सारे दिन बिजी थे फोन में? हाँ बिल्कुल। तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगा कि दोस्त वगैरह ने मजाक कर दिया और रिजल्ट की पीडीएफ डाल के ग्रुपों में कि यार कोई दोस्त ने मजाक में डाल दिया हो? मजाक में तो नहीं, मतलब ग्रुप पे हमारे पीडीएफ आया था हमारे बीएनए के ग्रुप पे, तो फिर उस टाइम पे मुझे मेरे पापा का भी कॉल आ गया था। मैं सोई हुई थी, मुझे नहीं पता था कि रिजल्ट आ गया है। तो फिर उस टाइम पे मैंने डबल ट्रिपल चेक्स अपने रोल नंबर को ज़रूर दिए थे कि मैं अपना ही रोल नंबर डाल रही हूँ, कि मैंने एडमिट कार्ड मैंने ढूंढा, मुझे याद था मेरा रोल नंबर क्या, मैंने याद किया था, पर फिर भी मैं ऐसे थी कि डबल ट्रिपल बार वो होता है ना, डाउट होता है किसी और का तो नहीं डाल देना। बिल्कुल ऐसा। ओके, तो अब बालाजी के फैकल्टी को आप कितने नंबर देना चाहोगे? 10 पॉइंट में से कितने पॉइंट देना चाहोगे? मेरे अकॉर्डिंग 9 आउट ऑफ 10 में देना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ जो होती है वो परफेक्ट नहीं होती है। अगर हम बड़ी से बड़ी फर्म की अगर हम बात करें जो 5-5, 6-6 साल, 10 साल से जो अकेडमीज कोचिंग चल रही हैं, मुझे लगता है कि वो भी बिल्कुल परफेक्ट 10 on 10 जो है वो नहीं होती हैं। कुछ कमियाँ जो है वो हर किसी में होती हैं। और हमारी अकेडमी को तो स्टार्ट हुए ही 1 ईयर हुआ है, और 1 ईयर में ही हमने इतनी ज़्यादा रैंक्स ले लिए, हमने सिलेक्शंस हो गई हैं हमारी, और मैं उसके अकॉर्डिंग में 9 on 10 जो है वो देना चाहूँगी। 9 नंबर देना चाहोगे, तो 1% हमें कमी है कहीं ना कहीं, वो हम सुधारेंगे नेक्स्ट नॉर्थ साइड 2023 के लिए, वो हम सुधारेंगे। जैसे कि अदिति, चंडीगढ़ में 5-6 कोचिंग और चलते हैं, तो आपने बालाजी को ही क्यों चुना है? कि बाकी कोचिंग जैसे 5-6 साल से चल रही हैं, तो आपने बालाजी, तो जब स्टार्टिंग हुई थी, जब आपने एडमिशन लिया तो उस टाइम पे स्टार्टिंग हुई थी, तो आपने बालाजी को ही क्यों चुना है? बालाजी में ही कोचिंग करनी है? बालाजी नर्सिंग एकेडमी, मतलब मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसे था कि मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी है, और मुझे पता था चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा कोचिंग है। इससे पहले भी मैंने कोचिंग जो था वो ज्वाइन किया था। लेकिन आप शायद सिल्वर ओक्स में गए होंगे, तो वहाँ पे मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था कि हाँ एक न्यू कोचिंग जो है वो ओपन हुआ है, बालाजी नर्सिंग एकेडमी, तो अगर ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो, डेमो क्लास ले लेना वहाँ जाके। और फिर मैं यहाँ आई थी, तो यहाँ पर भी आके बोला था कि डेमो क्लास जो है वो आप ले सकते हैं, 2 दिन का, 3 दिन का, हफ्ते का, जब तक आपको सेटिस्फेक्शन ना हो जाए कि आपको यहीं से पढ़ना है, तब तक आप आराम से डेमो क्लास लें। और जब आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ ठीक है मुझे यहीं पर कंटिन्यू करना है, तो फिर रेगुलरिटी जो है वो मेंटेन करके रखे वो, क्योंकि रेगुलरिटी जो है वो मेन चीज़ होती है। हमें यही बोला जाता था कि पढ़ना है, आना है, लास्ट तक आना है, घर मत जाना, मतलब क्लास में बैठ के आके पढ़ना, टेस्ट देना, तो वो वाली चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं एक सिलेक्शन के लिए। तो जब आपने कोचिंग ज्वाइन करी थी तो आप रेगुलर कंटिन्यूटी रहती थी आपकी? हाँ, मेरी मोस्टली मेरी कंटिन्यूटी रहती थी। जब कभी आप एब्सेंट रहते हो तो यहाँ ऑफिस से या किसी का फोन जाता था आपके पास में, क्या आप आज क्लास क्यों नहीं आए? हाँ, वो रिसेप्शनिस्ट और बाकी सर भी अगर 2-3 दिन से ऊपर हो जाते थे तो सर भी पूछते थे कि हाँ क्यों नहीं आ रहे हो। तो ऐसा हो जाता था, कभी कभी कॉलेज का कोई ज़रूरी काम आ गया है या कहीं बाहर जाना पड़ा है, कहीं घूमने चले गए, फिर उस टाइम पे मैंने नहीं आती थी मैं। अदरवाइज मैं बात करूँ तो मैंने 6 to 7 मंथ्स तो मैंने मोस्टली दिए ही हैं अकेडमी को। ओके, थैंक यू सो मच अदिति, जो आपने इतना अमूल्य टाइम हमारे लिए दिया। और आप अपना जो गोल है आपका, और भी जो पीजीआई चंडीगढ़ का जो आपका ड्रीम है वो आपका पूरा हो जल्दी से जल्दी। आने वाली वैकेंसी तैयारी में लगे रहो, आने वाले। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।